नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गोवर्धन यदु, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, शासकीय राजीलोचन महाविद्यालय राज्यम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेजर और इससे संबंधित भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और इनकी उपयोगिता को हम आगे की ओर भी ले जा रहे हैं। लेजर भी एक प्रकार का प्रकाश पुंज है जो आज के इस साइंटिफिक युग में, टेक्नोलॉजिकल युग में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और आगे होता भी रहेगा। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे वो ऑडियो विजुअल सिस्टम हो, इन सभी में हम लेजर प्रकाश पुंज का उपयोग करते हैं। तो आज हम लेजर से संबंधित कुछ भौतिकी राशियों का भी अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि लेजर एक ऐसी प्रकाश युक्ति है जिनमें कुछ विशेष गुण पाया जाता है और यह विशेष गुण जो है साधारण प्रकाशों में देखने को नहीं मिलता। तो हम लेजर क्या है, लेजर की परिभाषा क्या है और लेजर जो है साधारण प्रकाश से क्यों भिन्न है, इसका अध्ययन करते हैं। तो यह कुछ ऐसे विशेष गुण किसी प्रकाश पुंज में मिले जैसे एक वर्णी, कला संबंधता, एक दैशिकता, अत्यधिक तीव्रता। ये चार ऐसे गुण हैं जो किसी प्रकाश स्रोत को दूसरे किसी परंपरागत प्रकाश स्रोतों से अलग कर देते हैं। हम क्रम वाइज इनको एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि एक वर्णी को इंग्लिश में मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है। मोनो का अर्थ होता है सिंगल और क्रोमेटिक का अर्थ होता है कलर। अर्थात यदि हम फिजिकली इसको देखें तो सिंगल कलर में सिंगल फ्रीक्वेंसी अर्थात सिंगल वेवलेंथ अर्थात एक यूनिक एनर्जी। तो ऐसा प्रकाश स्रोत जो एक ही कलर का हो, एक ही आवृत्ति का हो, एक ही तरंगदैर्घ्य का हो, एक ही ऊर्जा का हो, ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लेजर की संज्ञा दे सकते हैं। इसका जो दूसरा गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर जो है पूरा लेजर की गतिविधियां वो है केंद्रित रहती है। वो है कला संबंधता, कोहेरेंट, जिसको इंग्लिश में हम कोहेरेंट कहते हैं। लेजर प्रकाश पुंजों के बीच कला नियत बनी रहती है। अर्थात जब लेजर प्रकाश स्रोत से लेजर प्रकाश पुंज निकलता है और पर्दे तक जाने तक जो प्रकाश पुंजें होती है उनमें कलाओं का अंतर नियत बना रहता है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये कला संबंधता क्या है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कला क्या है। कला एक ऐसी राशि है जिसके द्वारा हम किसी कण की स्थिति और गति का मापन कर सकते हैं किसी तरंग के अंदर। हमें पता है कि जहां जहां कण है वहां वहां तरंग है, जहां जहां तरंग है वहां वहां कण है, अर्थात कण और तरंग एक दूसरे से एसोसिएट हैं। हम इसी सिद्धांत को लेकर कला संबंधता को समझ सकते हैं। मान लिया जाए किसी प्रकाश स्रोत में दो तरंगे हैं जिसे हम ए और बी नाम दे दिए। ये जो तरंगे हैं वो बहुत सारे कणों से मिलकर बने हुए हैं। अब यदि इन कणों की स्थिति और गति एक दूसरे से बहुत ज्यादा समान हो या लगभग समान हो तो हम कह सकते हैं कि ए और बी तरंगे जो है कला संबंध होगी। जैसे एग्जांपल, मान लिया जाए कि जो कण है वह दक्षिण की ओर स्थित है, दक्षिण दिशा की ओर स्थित है या दक्षिण दिशा की ओर ओरिएंटेड है और उनकी जो गति है वो मान लो पूर्व पश्चिम है। ऐसे सभी कण इन दोनों तरंगों में अगर प्रदर्शित करें तो ये दोनों तरंगे जो है कला संबद्ध तरंगे हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि समान कला वाले जो तरंगे होती है वो लेजर प्रकाश पुंज के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण हमें पर्दे पर बहुत अधिक तीव्रता भी मिलती है, जिसको हम चौथे वाले बिंदु पर भी देखेंगे। इसका जो और मुख्य गुण है वो होता है एक दैशिक, यूनिडायरेक्शनल। यह एक ही दिशा में चलता है। जिस दिशा में लेजर प्रकाश पुंज को हम ओरिएंट कर देंगे उसी दिशा में वह गति करेगा और साथ ही साथ इसका जो फोकस है वो बहुत ज्यादा फैलता नहीं,
इसकी जो डायरेक्शनैलिटी होती है वो बहुत यूनिक होती है। यह किसी पर्दे के किसी एक बिंदु पर जाकर कंसंट्रेट हो जाता है। और जो चौथा इसका महत्वपूर्ण गुण है वो है अत्यधिक तीव्रता, हाईली इंटेंस। हमको पता है कि जो तीव्रता का मापन हम कैसे कर सकते हैं, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले प्रकाश की मात्रा को के रूप में हम तीव्रता की गणना कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि मान लो कोई लेजर प्रकाश पुंज है, वह किसी पर्दे पर आपतित हो रहा है। चूंकि वह प्रकाश पुंज जो है एक वर्णी है, एक ही आवृत्ति का है, एक ही तरंगदैर्घ्य का है, एक ही ऊर्जा का है, उन तरंगों के बीच कला संबंधता है और वे तरंगे एक ही दिशा में चल रही है और पर्दे के किसी बिंदु पर जो पहुंचती है तो उस पर्दे के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड समान रूप से आपतित हो जाती है, अर्थात वहां पर तीव्रता बढ़ जाती है। जैसा कि हम इसके उपयोग की बात करें इस लेजर के, तो हम कहते हैं कि लोहे की चादर पर लेजर प्रकाश पुंज डालने पर वो लोहे की चादर को काट देता है, होल कर देता है उसमें। तो ये उसका एक एग्जांपल है मैक्सिमम इंटेंसिटी या हाईली इंटेंस शब्द का। तो ये जो चार गुण किसी प्रकाश स्रोत में हो, वह प्रकाश स्रोत लेजर प्रकाश स्रोत बन सकता है। यह प्रकाश स्रोत जो है वह साधारण प्रकाश स्रोत से भिन्न है, अर्थात साधारण प्रकाश स्रोतों में यह गुण नहीं पाया जाता। और इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है लेजर का वो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूर्ण रूप कहलाता है। और हम इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। हम देख रहे हैं कि रेडिएशन विकिरण अर्थात फोटोनों से मिलकर बना हुआ ग्रुप। रेडिएशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे पास गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सब हमारे रेडिएशन के पार्ट हैं। तो इस रेडिएशन का लाइट पार्ट मीन्स विजिबल पार्ट का एम्प्लीफिकेशन अर्थात आवर्धन एक विशेष पद्धति द्वारा हम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। अर्थात हम विकिरण के विजिबल भाग यानी लाइट पार्ट को आवर्धित करना चाह रहे हैं किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा, उस विशेष प्रक्रिया को ही हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। याद रखिए कि लेजर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए हमें स्टिमुलेटेड एमिशन को अधिक से अधिक रखना पड़ेगा। हम लेजर की प्रक्रिया में इसके बारे में और गहन अध्ययन करेंगे। यह जो स्टिमुलेटेड एमिशन है उसको यदि ऑब्टेन कर लिया जाए तो हम बहुत अच्छे लेजर प्रकाश पुंज की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एम्प्लीफिकेशन मीन्स अगर सपोज हमारे पास कोई लाइट पल्स है, इसका अपन एम्पलीट्यूड देखें तो ये एम्पलीट्यूड होगा। अगर इस एम्पलीट्यूड को हम किसी प्रकार से आवर्धित कर दें, इस प्रकार से ये आवर्धित हो गया, तो अगर यह आवर्धन हुआ और यह आवर्धन इस प्रकार हुआ कि कला भी समान है, आवृत्ति भी समान हो और ये एक ही दिशा में हो, तो ये लेजर प्रकाश पुंज की ओर जा सकता है, लेजर प्रकाश पुंज बन सकता है। हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी देखते हैं कि आइंस्टीन ने सर्वप्रथम इसका थ्योरेटिकल सैद्धांतिक पहलू बताया था 1916-17 के अराउंड में। उन्होंने इस स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में व्याख्या की थी और उसने कहा था कि कोई एक ऐसा लाइट सोर्स होगा जो लेजर की तरह व्यवहार करता होगा, जिनमें एक वर्णिता हो, कला संबंधता हो, एक दैसिकता हो और अत्यधिक तीव्रता हो। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पहले आया। उसके बाद 1951 में मेजर वर्ड का एक और थ्योरी आई थी, MASR मतलब माइक्रोवेव रीजन में एम्प्लीफिकेशन। तो उसके बाद हम जो है 1960 के दशक में देखते हैं, 1960 में देखते हैं कि एक ठोस लेजर हमें प्राप्त हुआ। टाउनसेन सालों ने जो है सबसे पहले लेजर का आविष्कार किया था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल लेजर है 1960 में हमारे सामने आया, मतलब प्रायोगिक रूप से उपयोग किए जाने वाले लेजर जो है 1960 में
हमें प्राप्त हुआ था। तो अब हम ये देखते हैं कि लेजर के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही है उन प्रक्रियाओं में कैसे कण जो है उच्च स्थिति और निम्न स्थिति में आ रहे हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कोई भी प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में पाया जाता है उसमें 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। इनमें पहली प्रक्रिया है अवशोषण, दूसरा है स्वतः उत्सर्जन और तीसरा है उद्दीपित उत्सर्जन। एब्जॉर्प्शन, सेल्फ एमिशन, जिसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन भी बोलते हैं, और स्टिमुलेटेड एमिशन। ये 3 प्रक्रियाएं किसी भी प्रकाश स्रोत में हो सकती है, लेकिन लेजर के केस में हम देखेंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन अर्थात उद्दीपित उत्सर्जन जो है अधिक प्रभावी होता है। तो हम क्रम वाइज इसको देखते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी कण अपने मूल ऊर्जा अवस्था में ही रहना चाहता है, लेकिन यदि उस कण को ऊर्जा प्राप्त हो तो अपने उच्च ऊर्जा स्तरों में जा सकता है, अर्थात वह मूल ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है। जब ट्रांजिशन करेगा तो कुछ एनर्जी लेगा और ट्रांजिशन होने के बाद वह अपने मूल ऊर्जा अवस्था में पुनः वापस भी आ सकता है, और उसके वापस आने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि हर एक कण वह अपने मूल ऊर्जा अवस्था में ही रहना चाहता है। उसकी टेंडेंसी है कि वो मूल ऊर्जा अवस्था में रहे, वो अपने मूल ऊर्जा अवस्था ग्राउंड एनर्जी स्टेट को ही ऑक्यूपाई करें, उसको रिटेन करके रखें। ये उसका नेचुरल गुण होता है। तो हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास किसी एटम के 2 ऊर्जा स्तर हैं, जिसको हम E0 और E1 से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो ग्राउंड स्टेट पर एटम है उसको हम लोग A नॉमिनेट कर दिए हैं। यदि इस A एटम को hν के रूप में कुछ ऊर्जा मिले तो यह एटम जो है अपने उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएगा। यहाँ पे E1 जो है उच्च ऊर्जा स्तर को बता रहा है, लेकिन यह जो उच्च ऊर्जा स्तर होता है वह अस्थायी होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो जो कण मूल ऊर्जा अवस्था में था वह hν ऊर्जा गेन कर अपने उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच गया और उसे A स्टार नॉमिनेट कर रहे हैं हम। तो अगर इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन देखें, A प्लस hν टेंड्स टू A स्टार, तो इसे हम इस प्रक्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। अब चूंकि यह अस्थायी ऊर्जा स्तर है, अर्थात यहाँ पे कण बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। हम देखते हैं कि अवशोषण जो है एक प्रकार का स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है। चूंकि हमें कण को उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए किसी फोटॉन की जरूरत पड़ी, किसी बाहरी एटम की जरूरत पड़ी, इस कारण हम इसे कह सकते हैं कि स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन की तरह हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि अब A स्टार, जैसा कि मैं बताया कि इट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट, E1 इज द हाईली अनस्टेबल स्टेट, अर्थात बहुत अधिक अस्थायी होता है। यहाँ पर जो एटम है वो 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रह सकेगा। 10⁸ सेकेंड क्यों लिया गया? तो भौतिकी में अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो कोई भी कण 10⁻⁸ सेकेंड बाद अपना फेस चेंज कर लेता है। तो अगर फेस चेंज करता है तो आफ्टर 10⁻⁷ सेकेंड वह खुद से ग्राउंड स्टेट पर आना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी नेचुरल प्रवृत्ति भी वही है कि वो अपने मूल ऊर्जा अवस्था को लेना चाहता है। तो हम दूसरे चित्र में देखेंगे कि ये जो A स्टार है, A स्टार जो है वह स्वतः ही E0 की ओर आ जाता है और 10⁻⁸ सेकेंड वहां पर रहता है और कुछ ऊर्जा छोड़ता है hν के रूप में। तो हमें देखते हैं कि कण स्वतः ही अपने ऊर्जा को छोड़कर अपने मूल ऊर्जा अवस्था में आ जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं
सेल्फ एमिशन या इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन भी कहते हैं, स्वतः उत्सर्जन की संज्ञा भी देते हैं हम इसे। और इसे गणितीय रूप में यदि लिखा जाए तो A स्टार A प्लस एच न्यू में कन्वर्ट हो गया। याद रखना ये है हमें कि जो अवशोषण है वो अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, और जो स्वतः उत्सर्जन है वो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है। तो जब अपवर्ड होगा तो एच न्यू को हम इस लाइन के लेफ्ट साइड लिखते हैं, डाउनवर्ड होगा तो हम इस ट्रांजिशन के राइट साइड लिखेंगे। ये जो दिख रहा है ये ट्रांजिशन को बता रहा है, तो राइट साइड लिखेंगे अगर डाउनवर्ड होगा तो। एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि लेजर जो है माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है, और इस माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस में प्रक्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं, लेकिन हम उसका अध्ययन जो है स्थूल स्तर कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक कर रहे हैं, तो इसे समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब हम तीसरी प्रक्रिया पर आते हैं। वह तीसरी प्रक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोल रहे हैं उद्दीपित उत्सर्जन। पुनः हम दो ऊर्जा अवस्था यहाँ पर ले लेते हैं, E0 और E1। अब मान लिया जाए जो पार्टिकल ऊपर उच्च ऊर्जा अवस्था पर ही है वह 10⁻⁻8 सेकेंड बाद अपने पूर्व ऊर्जा अवस्था पर नहीं आ पाता या मूल ऊर्जा अवस्था पर नहीं आ पाता, तब उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा रह रहा था तो उसका लाइफ टाइम बढ़ गया। जब लाइफ टाइम बढ़ा तो वह स्वतः उत्सर्जित होकर नहीं आएगा, सेल्फ एमिशन से नहीं वापस आएगा, उसे किसी दूसरी पद्धति द्वारा नीचे आना पड़ेगा। वह जो पद्धति है उस पद्धति को हम लोग बोलते हैं उद्दीपित उत्सर्जन या स्टिमुलेटेड एमिशन। लेकिन उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी होती हैं। ये जो A स्टार है जो कि 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा इस E1 पर यदि रह गया, मान लिया जाए कि वो 10⁻³ सेकेंड तक रह गया, जो कि 10⁻⁸ सेकेंड से 10⁵ गुना ज्यादा है, अगर रह गया तो यह स्टिमुलेट होगा। अब स्टिमुलेट होने के लिए हमें इस A स्टार को क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस कराना पड़ेगा किसी दूसरे पार्टिकल से। तो कोई दूसरा पार्टिकल जो हो सकता है कि किसी बाह्य एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें मिले, तो हमें एक ऐसा पार्टिकल चाहिए। मान लो हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है B इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जहां पर ये एनर्जी स्टेट किसी एटम के बने हुए हैं, किसी परमाणु के बने हुए हैं ये एनर्जी स्टेट। तो B और A स्टार समतुल्य होने चाहिए। किस रिस्पेक्ट में या किस तरह से समतुल्य होना चाहिए? B की ऊर्जा A स्टार की ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, अर्थात B की आवृत्ति A स्टार की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। B की कला A स्टार की कला के बराबर होनी चाहिए। B का डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन A स्टार के डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन के बराबर होना चाहिए। अर्थात तीन क्वांटिटी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। पहला फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, दूसरा ध्रुवण की दिशा, और तीसरा कला। ये तीन राशियां हैं जो B और A स्टार के बीच होनी चाहिए। जब B और A स्टार के बीच ये तीन राशियां समतुल्य हो जाएगी, तब ये B जो है A स्टार को प्रेरित करेगा कि वह कुछ ऊर्जा छोड़े और अपने मूल ऊर्जा अवस्था में चले जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एनर्जी इसको मिला, ये एनर्जी इसको मिला यहाँ पर, तो ये अंडरगो हो गया कहाँ, अपने ग्राउंड स्टेट पर। लेकिन वह Hν और Hν दो अपने को फोटोन यहाँ से प्राप्त हो। एक Hν जो है इसके द्वारा छोड़ा गया है, तो दूसरा Hν जो है B जो इंड्यूस हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि B और A स्टार दोनों में तीन प्रकार की समतुल्यता होनी चाहिए। तो हमें क्या मिला कि दो Hν जो है समान आवृत्ति, समान कला, समान ध्रुवण की दिशा के डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन के समतुल्य मिल गए। अब ये दो जो कण हैं या ये जो फोटॉन हैं वो और किसी फोटॉनों को या कणों को या जो ऊपर उपस्थित हैं उनको स्टिमुलेट करा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक से हमें दो मिला जो कि
आवृत्ति और कला ध्रुवण में बराबर है। ये दो जो है और दो को करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से फिर 8 हो जाएगा। अर्थात हम देखेंगे कि मान लीजिए एक सिंगल पार्टिकल था, डबल हुआ, फिर डबल जो है फिर ये 4 गुना हो गया, उसके बाद ये 4 फिर 8 हो गए, तो इट इज ए मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है समान आवृत्ति की समान कला की लाइट पल्स मिलेगी, फोटॉन मिलेगा, मतलब लाइट पल्स मिलेगा। अर्थात हम लेजर के गुण की ओर जा रहे हैं। तो हमें जो प्रकाश पुंज मिलेगा वह लेजर ही मिल सकता है अगर यह प्रक्रिया हो तो। स्वतः उत्सर्जन में क्या होता है, चूंकि 10⁻⁸ सेकंड बाद खुद से आ जाता है, तो हर एक कण जो नीचे से ऊपर गया है, मैंने मूल ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर गया है, वो रेंडमली फ्री होता है कि वह अपने 10⁻⁸ सेकंड बाद वापस आ जाए। तो वहां पर आवृत्ति और कला समान नहीं हो पाती, अर्थात उससे हमें परंपरागत लाइट ही मिलता है स्वतः उत्सर्जन से। उद्दीपित उत्सर्जन यदि अधिक होगा तो हमें लेजर की प्रक्रिया जो है वह मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर अगर उसको मैथमेटिकली देखें तो हमको जो चीजें मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी, ए स्टार प्लस एच न्यू टेंस टू ए प्लस 2h न्यू। तो हमें ये जो 2h न्यू मिल रहा है वह समान कला, समान आवृत्ति, समान ध्रुवण का मिल रहा है। अर्थात हमें बहुत अधिक कला संबद्ध और बहुत अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश पुंज मिलेंगे जो कि लेजर के गुण को सार्थक बना रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ एक ही समय पर हो सकती है। अर्थात यदि हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट पर और यदि उसमें हम लेजर की प्रक्रिया देखें तो एट ए टाइम कुछ कण जो है ऊपर की ओर जाएंगे तो कुछ कण नीचे की ओर आएंगे। यह प्रक्रिया प्रोबेबिलिस्टिक है, अर्थात प्रायिकता पर आधारित है, संभावना पर आधारित है। हम किसी संख्या को यह नहीं प्रदर्शित कर सकते कि वह एब्जॉर्प्शन करेगा, वह स्टिमुलेट करेगा, वह स्पॉन्टेनियस करेगा। यह केवल प्रायिकता पर आधारित है, तीनों एक साथ एक ही समय पर हो सकती है। इसको आइंस्टीन की थ्योरी में हम आगे देखेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि लेजर क्या है, कैसे परिभाषित किया गया उसे, क्या गुण है उसके, और उससे संबंधित जो तीनों प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि लेजर की थ्योरी क्या है और यह जो स्टिमुलेटेड एमिशन है इसको डोमिनेंट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों प्रक्रियाएं में जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो ज्यादा डोमिनेंट होना चाहिए। उसे डोमिनेंट करने के लिए हमको लेजर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट में लेजर की थ्योरी देखेंगे। धन्यवाद।